नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान स्वागत करता हूं आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तां में। आज हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान की एकमात्र लोकप्रिय ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधुपट तैलंग जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके सुरीले सफर के बारे में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैडम, आपका बहुत लंबा सफर रहा है ध्रुपद गायकी में। आपको एक महारत हासिल है ध्रुपद गायकी में। भारत तो क्या कहें, एक विद्यार्थी हूँ मैं। नहीं, और दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ध्रुपद गायकी है क्या? जी, ये एक जैसे सभी शैलियाँ होती हैं सुगम संगीत में, जैसे भजन है, गजल है, ये सब शैलियाँ हैं, ऐसे ही ध्रुपद है वो समस्त भारतीय संगीत की, जो शास्त्रीय संगीत की जो शैलियाँ हैं उसकी एक जनक शैली है, सबसे पुरानी, जिसे हम कह सकते हैं कि रीढ़ एक शैली है। और इसका सफ़र कम से कम 600 साल तक में हम आंक सकते हैं। तो ये आधारभूत सबसे पहले जो गायकी थी, जो समस्त भारतीय संगीत का एक व्याकरण कही जा सकती है। और जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है, ध्रुव प्लस पद, यानी पद यानी कोई भी कंपोजिशन जिसमें स्वर ताल साहित्य का जो शास्त्र है वो इतनी विशुद्धता और अपना में एक व्याकरण लिया होता है कि जिसमें जो शास्त्रीय नियम होते हैं वो इधर से उधर नहीं होते हैं, और उसके बंधन के साथ हमको समस्त रस की सृष्टि करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत जटिल कार्य है। हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत की अगर कोई सबसे मुश्किल विधा है तो वो ध्रुपद गायकी है। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताएं कि आपका इस क्षेत्र में पदार्पण किस तरह हुआ और कहाँ से शुरुआत हुई इस सफर की? जी, वैसे हम लोग का जो एक ट्रेडिशन है, फैमिली ट्रेडिशन में भी हम लोग हैं, जैसे हमारे बाबा पंडित गोपाल जी गोकुलचंद जी भट्ट, ये सबसे पहले हमारे यहाँ एक टेम्पल परंपरा, ध्रुपद दो परंपराओं को लेके चला है। जो एक तो मंदिरों में ध्रुपद रहा, जहाँ की जो सिर्फ प्रभु की आराधना के लिए एक तरह से हुआ करता था। बिल्कुल। तो हम लोगों के यहाँ अष्टयाम सेवा है, हम लोग वल्लभ संप्रदाय एक ब्रज का है, उससे संबंधित हैं। तो हमारे यहाँ भी फैमिली वाइज भी ये रहा, जहाँ पर एक ध्रुपद की एक कीर्तन परंपरा रही। किंतु फिर एकेडमिक सेक्शन में भी मेरे पिताजी, मेरे जो उस्ताद हैं पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग जी, जो भी अपने आप में एक हस्ती हैं ध्रुपद के क्षेत्र की। मेरा सौभाग्य कि बचपन से जब भी मैंने आँख खोली तो उनको ही एक साधना करते हुए एक कठोर साधक के रूप में उनको देखा मैंने। तो मैं उनसे ही इंस्पायर हुई हूँ। उनका जो साधना थी वो बचपन से कब मेरे अंदर समा गई वो मुझे खुद ही भी नहीं पता है। फिर मैं जब बड़ी हुई, थोड़ी समझ आई मेरे में, तो पिताजी को सुनते सुनते जब उन्होंने बचपन से हम सब भाई बहनों में एक संस्कार डालने का काम उन्होंने ही किया। और हमारे एक परंपरा रही कि 5 बजे खुद वो स्वयं उठ करके हम बच्चों को उठाते। जैसे हम लोग 6 भाई बहन हैं, और हम सब बैठ करके, और हमारे पिताजी ही सबसे पहले हमको उठा करके और सुर साधना उन्होंने ही कराई। तो हमको बैठने के संस्कार दिए उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा पहले बैठोगे तभी सीख पाओगे। बिल्कुल। तो उन्होंने हमको सुनने का, बैठने का संस्कार उन्हीं से प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद उनको मैंने साधना करते देखा। फिर हमको उन्होंने ही सारा, बचपन से ही सारा डेवलपमेंट उन्होंने ही किया, सारी साधना का। तो यूँ कहें कि घर के वातावरण से ही आपकी शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, ध्रुपद गायकी की। जी, ध्रुपद गायकी। फिर बाद में कुछ जब 12-1 साल की थी तो मेरे को आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कॉलरशिप निकली थी। तो पिताजी ने मुझे तोड़ी राग थी वो ध्रुपद, उसका सिखाया, और कंपटीशन में मेरे को एक प्रतियोगी के रूप में उतारा। अच्छा। उस जमाने में ध्रुपद तो महिलाओं के लिए बिल्कुल ही एक असंभव चीज लगती थी। किंतु जब वहाँ अच्छे एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर सुमति मुटाटकर, वो खुद भी ध्रुपद में भी उनका काम था अच्छा, वो उन्होंने मेरे एक्सपर्ट के रूप में वो आई, और विद्याधर जी व्यास वो भी थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट दिया ध्रुपद। तो मुझे एक पुरस्कार जब बच्चे को मिल जाता है तो एक प्रोत्साहन हो जाता है। तो बस वो एक लाइन बन गई तब से। फिर स्कॉलरशिप भी मिली गवर्नमेंट से, मेरे पिताजी ही मेरे उस्ताद रहे उसमें, स्कॉलरशिप में भी। तो ये कहिए कि बस पिताजी ने ही उस मार्ग को सुझाया, और उसी पर वही लेकर के आज तक चले हमको। तो यूँ कहें कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पिताजी के पद चिन्हों पर आप शुरू से चल रही हैं, और कोशिश जरूर कर रहे हैं। सफलता का जो मकाम आपने हासिल किया है उसमें पिताजी का काफी योगदान रहा। उन्हीं का ही देना, हम फिर मानते हैं। तो आपने जब 12 वर्ष की उम्र में पहला परफॉर्मेंस दिया स्टेज पर, उसके बाद की यात्रा के बारे में हमें बताएं, क्योंकि आपको पहला पुरस्कार मिला। उसके बाद आपने काफी लंबा सफर तय किया।
जी। तो आप हमें उस सफर के बारे में बताएं। देखिए, हम लोगों ने जब गाना सीखा तब पिताजी ने इस तरह से हमको नहीं सिखाया कि आपको इससे कोई नाम लेना है या कोई इस क्षेत्र में पैसा कमाना है। ज्ञान के लिए हमको उन्होंने बैठाया, ज्ञान के लिए वो चीज सिखाई। हाँ, और हम एक तरह से जैसे एक अंधेरी गुफा में कोई साधना करता है, उस तरह से पिताजी ने हमको बैठ के सिखाया, घंटों घंटों सिखाया। कई साल तक हम स्टेज पे नहीं उतरे। जैसे आज बच्चे स्टेज पे तुरंत 2 महीना भी नहीं सीखते और स्टेज पे उतरने की सोचते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हम लोग नहीं को एकदम नहीं उतारा। उन्होंने स्कॉलरशिप जरूर दिलाई थी जिससे हमारी ट्रेनिंग आसान हो जाए। और उसके बाद हमको स्कॉलरशिप के तहत कई स्कॉलरशिप मतलब दर बदर मिलती रही, मतलब दर पे दर आप। अच्छा। हाँ, तो स्कॉलरशिप पहले गवर्नमेंट की मिली, फिर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की मिली। अच्छा। फिर आर्ट एंड कल्चर की मिली, संगीत नाटक अकादमी की मिल गई। बहुत सारी स्कॉलरशिप लगातार मिलती रही मुझे। तो मधु जी, वो पहली परफॉर्मेंस जो आपने स्टेज पर दी और जिसने आपको एक इनाम भी दिलवाया और आपका रास्ता तय किया कि आपको इस रास्ते पर जाना है, दर्शक जरूर चाहेंगे कि आप उस ठुमरी की या उस टोड़ी की 2 लाइन आप दर्शकों के लिए जरूर सुनाएं आप हमारे लिए। जी जी जी। एक ध्रुपद है, तोड़ी का ही सुना रही हूँ मैं आपको। और वो बहुत सुंदर रचना है ध्रुपद की। नाद की महिमा है वो। अच्छा। उसका नाद क्या है उसके बारे में बताया गया है। नाद भेद अपार गुणी जन कवना पायो पार। नाद भेद अपार गुणी जन कवना पायो पार। गाय गाय थके सब, गाय गाय थके सब। रज पच हार गान। नाद भेद अपार गुणी जन कवना पायो पार। ईड पिंगल सुषोम नारी कमल धनते घोय सृष्टि। सुरन शुद्ध कोमल तीवर, सुरन शुद्ध कोमल तीवर। मंद्र मध्य चकृत तार। नाद भेद अपार गुणी जन कवना पायो पार। नाद कवना पायो पार। नाद। क्या बात है मधु जी, मतलब लगता है कि संगीत एक ईश्वर से जोड़ता है इंसान को, बिल्कुल एक। अच्छा, आपका जब सफर शुरू हुआ तो आप शास्त्रीय संगीत में आई, ध्रुपद गायकी में आपने महारत हासिल की। आज आप एक लेक्चरर भी हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों को सिखाती हैं। तो आप ये बताएं कि एक लेक्चरर में और एक ध्रुपद गायिका में किस तरह सामंजस्य बिठाती हैं आप? देखिए, मैं तो दोनों ही जो पदों को एंजॉय करती हूँ। और देखिए, कोई भी चीज़ है वो ध्रुपद से ही निकली है। मतलब क्लासिकल म्यूजिक में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो उसका ताल्लुक ध्रुपद से ही है। क्योंकि ध्रुपद मैंने जैसा बताया व्याकरण है, तो हम लोग जो सिलेबस भी पढ़ाते हैं उसमें भी हर तरफ ध्रुपद का एक बीज है। अच्छा। चाहे वो कोई भी रागदारी हो, उसमें आलाप का सिस्टम हो, चाहे उसमें लय का काम हो, चाहे उसमें लिटरेचर का काम हो, चाहे उसमें उपज का काम हो, जो भी है वो उसमें ध्रुपद का कहीं अंश दिखता है। तो दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठता है। उल्टा मेरी चीज में और इजाफा हो जाता है। मैं यदि ख्याल भी सिखाती हूँ या कोई अन्य विधा को सिखाती हूँ तो मेरे लिए और आसान हो जाता है ध्रुपद से वो वहां तक पहुंचाने में बच्चों को। क्योंकि मेरे पास जो चीज है वो गुरु ने एक, जैसे कहते हैं ना कि मंत्र या गुटका दिया हुआ है, तो उससे चाबी
उस चाबी से सब ताले खुलते हैं। अच्छा, सारे ताले खुलते हैं उस चाबी से। तो बड़ा अच्छा रहता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज की जो जड़ है वहां तक बच्चे पहुंचते हैं तो बच्चे भी वहां एंजॉय करते हैं। एक सवाल जिसका जवाब शायद थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए कि आपको कहाँ ज्यादा आनंद महसूस किया करती हैं आप, बच्चों को सिखाने में या एक स्टेज परफॉर्म करने में? क्योंकि सिखाना है हर जगह, आप गा भी रही हैं, बच्चों को सिखा भी रही हैं, जी जी। आपको आनंद की अनुभूति कहाँ ज्यादा होती है? देखिए ऐसा है कि मुझे यदि सच माना जाए तो मुझे परफॉर्म करते हुए आनंद ज्यादा आता है। क्योंकि मैं उसमें अपनी दुनिया में खुद खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं किस दुनिया में, मतलब एक ईश्वर की दुनिया लग जाती है, लौ लग जाती है एक तरह से। और बच्चों के में तो एक वो काम एक चुनौतीपूर्ण है कि इसको सिखाना है। हाँ, उसमें एक टेंशन बना रहता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के जहन तक कैसे हमारी बात पहुंचे वो हमारा एक मेन उद्देश्य होता है। तो उसमें एक दबाव भी बना रहता है, एक टेंशन भी बना रहता है कि हम अपनी बच्चे को कैसे समझाएं कि जो हमारी चीज बच्चे के आत्मा तक उतारा है। तो वहाँ एक बोझ, एक दबाव जरूर रहता है। हालांकि एंजॉयमेंट है वहाँ, बच्चों को समझ में आ जाता है, बच्चों को गवाते हैं और हमारी चीज बच्चे निकाल के बता देते हैं। हाँ, वो मेरी मेहनत सार्थक हाँ, तो मेहनत जब सार्थक हो लगती है तो बड़ा आनंद भी आता है। और हम कुछ क्रिएटिव चीज वहाँ बताते हैं बच्चे को, और बच्चा वैसे करके या उससे भी अच्छा करके बताता है, तो हमको उसमें अपनी एक सक्सेस लगती है, तो हमको उसमें एक अलग आनंद आता है। किंतु यहाँ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, आप अपनी दुनिया के खुद मालिक हैं। बिल्कुल, आप यहाँ लॉ लगाते हैं ऊपर वाले से। तो मुझे इसमें आनंद ज्यादा आता है। मोदी जी, आपने बताया कि आप जब स्टेज परफॉर्म करती हैं तो एक लॉ सी लग जाती है ऊपर वाले से। आपने काफी स्टेज शोज किए हैं, भारत में किए हैं, भारत से बाहर भी किए हैं, आउट ऑफ इंडिया आप काफी रही हैं, सिखाया है। कोई एक ऐसा यादगार क्षण या लम्हा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि वो एक स्टेज परफॉर्मेंस जो मुझे आज तक याद है, किसी भी मायने में हो? जी जी। कोई ऐसा संस्मरण हो? जी देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ ईश्वर आराधना से मैं इसको मानती हूँ, और ईश्वर आराधना के मार्फत में अपनी जो कला है वो, चाहे वो जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, चाहे किसी के समक्ष, परंतु उसका मोटो है अपने प्रभु से साक्षात्कार, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। उसमें ये जरूर नहीं है कि यही देवी है, यही देवता है, बल्कि उसमें एक तरह से एक ये अलौकिक आनंद है। बिल्कुल। तो मैं वृंदावन में एक बार गा रही थी। अच्छा। वृंदावन में गा रही थी और एक टेम्पल था वहाँ पर, बड़े मदन मोहन जी का मंदिर। वहाँ पर एक पंडित हुआ करते थे, उनका नाम था पंडित ब्रजरमण लाल दास जी महाराज थे वो, और बहुत अच्छे पखावज के दिग्गज कलाकार थे। तो हम लोग कोई कंसर्ट में गए थे मथुरा में। अच्छा। तो वो कंसर्ट अचानक कैंसिल हो गई और उसकी सूचना हमको चिट्ठी से भेजी गई थी, पर हम तक पहुंची नहीं, और हम कंसर्ट के लिए पहुंच चुके थे। और आप पहुंचे हाँ, वहाँ पर हमारी फिर कोई कंसर्ट नहीं हुई। बोला ये तो अचानक कैंसिल करनी पड़ी किसी कारणवश। तो हम लोग फिर वहाँ एक टेम्पल था, हमने कहा आए हैं तो ये मथुरा तो हमारे लिए तीर्थ है, तो वहाँ हम सुना के अब जाएंगे, प्रभु के लिए सही। बिल्कुल। जब हम लोग वहाँ गए और वहाँ जो ब्रजमण लाल दास जी महाराज बैठे थे, तो उन्होंने हमको कहा कि बहुत इच्छा है हमें तो मियाँ मल्हार सुनने की। अच्छा। तो देखिए, बड़े बड़े समारोह में वो एक आनंद नहीं आता जो कभी कभी ऐसी मतलब मंदिर में जगहों में आ जाता है, सिद्धि जिसे कहते हैं ना। और ये कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर का आशीर्वाद लेना हो तो उसमें सिद्धि भी करनी होती है, ये विद्या तो सिद्धि की है। तो हम लोग वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो मियाँ मल्हार, जबकि कोई वर्षा ऋतु और कुछ नहीं था, और कोई मौसम दूर दूर तक नहीं था वर्षा का, और वो तो कोई दूसरा ही मौसम चल रहा था। अच्छा। किंतु वहाँ हमने देखा कि वो मियाँ मल्हार के हम लोगों ने आलाप, क्योंकि वो एक बात है कि तारतम्य में जुड़ जाना अपनी शक्ति से, आराधना से, आराधना के मार्फत हम उस प्रभु से मिल जाए, एक तरह से वहाँ लौ लग जाए। बिल्कुल। तो एक अलग ही आनंद होता है, वो आनंद जो अनिर्वचनीय कहा गया है उसका आनंद। तो हम लोगों ने जो आलाप शुरू किया तो देखा कि बारिश का शुरुआत हुई। अच्छा। और उसके बाद जो बारिश की झड़ी लगी और मियाँ मल्हार गा रहे, हम सोच रहे कि कहाँ से बारिश आ रही है, फिर देखा तो बादल आ गए और खूब वर्षा हुई है। मतलब हमको ये बहुत बड़ी बात अपने मुंह से नहीं कह रहे, किंतु ये कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसा मूड हो जाता है और कभी कभी ऐसा प्रभु का आशीर्वाद हो जाता है कि एक अलग आनंद होता है।
तो उस दिन को जो वर्षा का जो एक स्वर की वर्षा के माध्यम से जो आनंद हमने उठाया, तो मेघों ने आपकी मियाँ मल्हार को सुना और फिर वो बरसे भी तो जरूर। वो अभी तक ये याद है, मतलब वो एक क्षण जो याद है, वो खूब बरसा और हम लोग रात की गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पाए। अच्छा। और वहाँ लोग कह रहे थे कि भाई आज तक मथुरा में ऐसी बारिश नहीं है, कहाँ से ये बारिश आ गई। तो एक यादगार क्षण रहा आपके लिए। और एक बार मैं वहाँ गई थी, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क की बात बता रही हूँ, वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर गई तो लोग रो रहे थे, मतलब स्वरों के उसमें ऐसे खो गए वो लोग। तो फिर वो मतलब कंसर्ट तो बहुत छोटी थी किंतु वो सुनते रहे। और एक बार गुजरात की बात है, पूरी रात कंसर्ट चली। ओहो। मतलब सेट टाइम होता है कि भी 1 घंटे 2 घंटे में खत्म करना है, पर वहाँ 9 बजे से कंसर्ट जो शुरू हुई वो सवेरे जाकर खत्म हुई। सुबह 6 बजे और लोग सुनते रहे और हम सुनाते रहे, और इस प्रकार का आनंद है कि बस वो आज तक याद है सारी। तो 2-3 कंसर्ट इस तरह की हमारी रही, बहुत यादगार पल, बहुत यादगार रही। चलिए मधु जी, इस तरह के आपकी यादगार पल हम और जानेंगे आपसे। अभी वक्त हो गया है दोस्तों एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मधु जी से बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाएगा नहीं, लेते हैं एक ब्रेक। दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मधुपर तैलंग, ध्रुपद गायकी की लोकप्रिय गायिका। आइए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मधु जी, आपने काफी स्टेज शोज किए हैं, आपकी कैसेट्स भी निकली हैं, आप सफलता के एक अच्छे मकाम पर हैं। आपकी सफलता में पिताजी का काफी योगदान रहा। जी बिल्कुल। उनके अलावा अगर आप अपने समकक्ष किसी आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहें जिनके साथ आपको काम करके अच्छा लगा हो या उन्होंने आपका काफी सहयोग किया हो, कोई ऐसे कलाकार जिनका आप जिक्र करना चाहें? देखिए, मैं तो बहुत ही सच्चाई से अपनी बात कहती हूँ कि मैं जब भी इस क्षेत्र में उतरी और आगे बढ़ी तो काफी मैंने चुनौतियां सही हैं। चुनौतियां का सामना हुआ, चलिए बहुत आलोचनाएं भी हुई क्योंकि ये पुरुषों के क्षेत्र में मैं आई थी। बिल्कुल। तो बहुत स्ट्रगलफुल रहा, और किंतु जो एनर्जी मिली वो मुझे पिताजी से ही मिली, और मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान। आपकी माता जी का काफी माँ का योगदान है। मेरी बड़ी बहन ने भी मुझे संगीत सिखाया, डॉक्टर निशा भट्ट तैलंग। बिल्कुल। उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने मुझे काफ़ी बंदिशें, काफ़ी रागों के बारे में भी सिखाया। आजकल वो टोंक में प्रिंसिपल है, वैसे म्यूजिक की व्याख्याता रही हैं वो। बूंदी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही हैं। अच्छा। आजकल टोंक में प्रिंसिपल हैं, तो उनका एक योगदान रहा। वो ख्याल से रेडियो से गाती हैं। अच्छा, ख्याल गायकी में है उनको। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन के लिए, और मेरे पिताजी का तो रहा ही है। बिल्कुल। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत साधना के लिए बहुत अग्रसर किया, उनका है। एक और मेरी गुरु रही है डॉक्टर पन्ना। अच्छा। वो साहित्यकारा रही हैं, बहुत ही विदुषी। उनका बहुत मेरे जीवन में प्रभाव रहा। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया, मतलब मानसिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से तो दिया ही दिया है। हिंदी लिटरेचर से भी मैंने फर्स्ट क्लास MA किया। अच्छा। उनके निर्देशन में भाषा का काफ़ी अध्ययन किया, तो एक उनका भी योगदान बहुत है मेरे जीवन में। अगर मधु जी हम बात करें कि ध्रुपद गायकी के अलावा अगर सुगम संगीत की बात करें, जी, सुगम संगीत में आप क्या पसंद करती हैं? लाइट म्यूजिक भी आप सुनती हैं? देखिए, मेरे को तो हर संगीत पसंद है। आपकी कोई पसंदीदा ऐसी कोई कलाकार, लता जी और रफी साहब या कोई गजल गायक जिनके आप गाने सुनना पसंद करती हैं? जी, मैं तो ये जगजीत सिंह जी को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। और मैं लता मंगेशकर जी को तो सारी दुनिया ही पसंद करती है। वो तो सरस्वती की देवी वो तो है। सरस्वती का दूसरा अवतार है, ये मानिए कि। तो उनको तो दुनिया पसंद करती ही है, और मैं लता जी की बड़ी फैन हूँ। रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद करती हूँ। बिल्कुल। और साथ में मन्ना डे जी को भी बहुत पसंद करती हूँ, और जगजीत सिंह जी की भी मैं बहुत फैन हूँ। बहुत बड़ी फैन। अगर कोई किसी गजल या कोई ऐसा गीत जो आप खाली समय में अक्सर गुनगुनाती हैं, वो आप अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, 2 लाइन मैडम आप। देखिए, मैं तो सारी चीज़ें ही पसंद करती हूँ, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे कुछ भी हो। एक गज़ल है जो मेरी बड़ी पसंदीदा है। बिल्कुल, आप मैं गुजारिश करूंगा 2 लाइन आप उनकी आप हमें सुनाएं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात
बात नहीं, यही वफा का सिला है, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, सफीना डूब रहा है, सफीना डूब रहा है, तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है। क्या बात है मधु जी, बहुत अच्छी मीठी आवाज लगी आपकी। ध्रुपद गायकी के अलावा आप गजल में भी महारत अरे रखती नहीं, हैं। महारत तो नहीं है, मैं तो शौक से। अच्छा मैडम, आप जब बहुत फ्री होती हैं कि आज बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है, कहीं कोई स्टेज शो पे भी नहीं जाना है, कैसे टाइम व्यतीत करती हैं आप फुर्सत के लम्हों में? जी, मेरे को बहुत सारा शौक है, घर सजाने का भी शौक है। काफी सजा हुआ घर लग रहा है आपका। सजा नहीं है, सजाने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा यह है कि मेरे को कुछ कविताएं बनाने का भी शौक है। अच्छा। कभी कभी कविताएं बनाया करती हूँ, तो वो भी एक है। खाली टाइम में कुछ बंदिशें बनाती रहती हूँ। अच्छा। वो भी करती रहती हूँ। कुछ चित्रकारी का भी शौक है, वो भी करती रहती हूँ। तो बहुत सारे शौक हैं। बागवानी का बहुत शौक है। बगीचे में कुछ ना कुछ पेड़ या कुछ बोना या उसको छांटना, कुछ बेल कोई लगा लेना, इस तरह का शौक बहुत है। तो खाली टाइम में ये सब सारे शौक पूरे करती हैं जी पसंद करती हूँ। कभी कभी टीवी भी देखती हूँ, अच्छे अच्छे सीरियल्स, कोई अच्छा म्यूजिक आ रहा हो वो भी देखती हूँ। और बहुत सारे काम, बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है। मैडम मैं चाहूंगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो ध्रुपद गायकी से शायद थोड़ी सी दूर होती जा रही है। जी जी। और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्योंकि अगर किसी भी प्रकार के आज हम यूथ को देखें तो वो इस क्षेत्र में कैरियर तो तलाश करना चाहते हैं जी। लेकिन ध्रुपद गायकी के माध्यम से नहीं। तो मैं चाहूंगा जाते जाते आप हमारी नई पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहें आप। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही एक बार आप बोला है अभी आपसे कि मैंने कोई ध्रुपद के क्षेत्र में मैं इसलिए नहीं आई थी कि भाई मुझे इसमें कोई नाम लेना है या कोई इससे पैसा कमाना है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल। बल्कि एक बचपन से ये रहा है कि मेरे पिताजी बहुत भारतीय, बहुत विशुद्ध भारतीय आदमी हैं। बिल्कुल। उनके मतलब वो तो इस तरह के आदमी की विदेशी पहनावा वो पसंद नहीं करते। बिल्कुल। विदेशी भाषा, विदेशी रहन सहन बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो भी है वो बिल्कुल विशुद्ध भारतीय चलता है। तो हमारे को बचपन से संस्कार जो हम लोग वनस्थली विद्यापीठ में पढ़े, बिल्कुल, तो वहाँ पर भी इस तरह का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ भारतीय मूल्य और संस्कृति पे बहुत अच्छा काम होता था। वैसे संस्कार बच्चों में जागृत किए जाते थे। तो मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि हम भारत के हैं तो हमको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। और जो भारत की विरासत है या संस्कृति है उसको हम नहीं बचाएंगे तो क्या पड़ोसी कौन बचाएगा? ये कौन बचाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हमको जरूर से ये ध्रुपद जैसी विधाएं हैं जो हमारी जड़ है, संस्कृत है, संस्कृत निष्ठ ही ध्रुपद होता है। बिल्कुल। क्योंकि ध्रुपद में पहले प्रबंध रहे, वो संस्कृत निष्ठ ही हुआ करते हैं, संस्कृत भाषा की हुआ करते थे। बिल्कुल। तो ध्रुपद विशुद्ध जो है संस्कृत पर आधारित विधा है। तो हमको ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो बचाना है, वो जिम्मेदारी हमारी है। हम विदेशों के लिए तो बहुत जागृत हैं। विदेशी, देखिए हर संगीत अच्छा है, मैं किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं करती। विदेशी संगीत में भी कोई आकर्षण होगा तभी यूथ उस साइड है। बिल्कुल। कुछ खासियत जरूर होगी किसी संगीत में तभी इतनी बाढ़ उस साइड है। किंतु मैं ये भी कहना चाहती हूँ यूथ से कि ये आगे आने वाला जो भारत है वो हम उसका भविष्य है। बिल्कुल। तो हमको भारतीय संस्कृति को हमको जिम्मेदारी से बचाना है। उसके प्रति हमको एक हमारी आत्मा उसके साथ होनी चाहिए कि ये हमारे माता पिता हैं। बिल्कुल। उसकी उस तरह से हिफाजत करनी है, उसी तरह से उसकी सेवा करनी है, तभी हम भारत की संस्कृति को बचा पाएंगे। और धैर्य जरूर रखें, धैर्य, क्योंकि ये लॉन्ग कट ही इसका रास्ता है, शॉर्टकट किसी चीज का रास्ता नहीं है। ये जो विधा है, ये जो कला है, ये वो शॉर्टकट
नहीं है वो उस शॉर्टकट वक्त कहीं ये। सफलता नहीं दिला पाएगा। तो देखिए, और तीसरी बात में जो आज सबसे ज्यादा लुप्त होती जा रही है, उसको मैं उस समय आपसे कहना भूल गई कि हम अपने जो बड़ों का सम्मान और हमारे गुरुओं का सम्मान आज बहुत कम हो गया है। और क्योंकि जब तक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक हमारे में श्रद्धा नहीं होगी गुरु के प्रति या बड़ों के प्रति जिससे हमको ज्ञान लेना है, बिल्कुल, तब तक वो ना तो उसकी हमारे प्रति वैसी आत्मा या भाव बन पाएगा। तो ये तो आपसी जो भाव के ये जो वेव्स है उसके कारण ही ये विद्या आगे जाती है। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगी आज के विद्यार्थियों को कि इस भारतीय संस्कृति के लिए जरूर आगे बढ़ें, उसको बचाने के लिए, और ध्रुपद जैसी विधाओं को जरूर सीखें, क्योंकि यही हमारी जड़ है, यही हमारी बुनियाद है। और हम अपने गुरुओं की सेवा, उनके प्रति श्रद्धा भाव जरूर रखें, क्योंकि उसी से हमको विद्या आएगी और उसका दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और युवाओं के लिए आपने इतना अच्छा संदेश दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये संगीत का सफर यूं ही चलता रहे और आप सफलता की बुलंदियों पर यूं ही जाती रहे। बस आपकी दुआएं हैं, उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुआओं से ही आदमी आगे जाता है। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मधुपर्त तैलंग। इन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के जरिए ध्रुपद गायकी के जो क्षेत्र में एक अच्छा परिवर्तन जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ, जानेंगे उसकी कला के बारे में और उस कलाकार के बारे में। तब तक मुझे फिरोज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।